दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जोन में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में, प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में और उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में, जो हमारी सहायता करेगा हमारी आगामी परीक्षा है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो या अन्य वनडे एग्जाम हो। ठीक, तो इस वीडियो में हम एक-एक करके प्रत्येक टॉपिक को देखेंगे। ये प्रत्येक टॉपिक उत्तराखंड परीक्षावाणी पर आधारित है और उसी का डाटा जो है उसके द्वारा ही यहाँ मैंने लिया हुआ है। तो आपके जितने भी यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कंटेंट एकदम सही मिलेगा और मैं जितना हो सके आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश भी करूँगा। ठीक? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। मतलब उत्तराखंड की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि उत्तराखंड हमारी पृथ्वी पर कहाँ पर जो है अ, अपना अक्षांशीय और देशांतरी अस्तित्व बनाता है। तो देखिए उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ये तो एक खाली एक लाइन है। भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। यह राज्य अपनी भौगोलिक विविधता, ऊँचे पर्वत, घने जंगल, नदियाँ और झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो आप सभी लोग जानते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ये इम्पोर्टेंट होता है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है हमारा 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 तक और देशांतर 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 2 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये देख लिया आपने अक्षांश और देशांतर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पता होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक? हमारी जो पृथ्वी पर जो होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, जैसे खड़े वाली रेखाएँ होती हैं, उन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएँ और जो हमारी ऐसे तिरछी होती हैं, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएँ, ठीक? और इन्हीं के आधार पर इस चीज़ को निकाला जाता है कि कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में हमारा उत्तराखंड आता है, ठीक हो गया? तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा क्षेत्रफल। राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर है। 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 80.07% पहाड़ी क्षेत्र और 13.93% मैदानी क्षेत्र है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कुल क्षेत्रफल हमारा पूछता है कभी-कभी पेपरों पे, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 86.07% पहाड़ी और 13 इतना मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद हम अगला देखेंगे जो है हमारा प्राकृतिक सीमाएँ, ठीक? प्राकृतिक सीमाएँ। तो उत्तर में तिब्बत चीन की सीमा, जैसा कि आप सभी को पता है। उत्तराखंड की जो सीमा है वो भी तिब्बत से लगती है और पूर्व में नेपाल की सीमा लगती है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश जो कि भारत का ही एक राज्य है उसकी सीमा लगती है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश यूपी की सीमा लगती है। तो दो तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। जलवायु के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है जलवायु का। पहला है ग्रीष्म ऋतु जो हमारी मार्च से जून तक होती है। तापमान इस अवधि में राज्य के निचले क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में यह कम रहता है। तो आपने ये तो आप लोग जहाँ रहते होंगे इस हिसाब से आपको पता ही होगा कि जो एकदम घाटी वाले क्षेत्र होते हैं, जो निचले बहुत नीचे समुद्र तल से इनकी ऊंचाई नीचे होती है, वहाँ पर तो गर्मी रहती ही है। और लेकिन जो ठंडी जगह है वहाँ फिर भी कम है, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति फिर भी ज़्यादा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हल्द्वानी जैसे आपको पता होगा तो 40 डिग्री 42 डिग्री तक भी तापमान जा रहा है। और उसी के साथ हमारे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ थोड़ा हमारे पर्वत हैं,
जहाँ थोड़ा हमारा गाँव वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर अभी भी इतना तापमान नहीं जाता गर्मियों में भी। 35 30 से 30 तक आस-पास रहता है, ठीक हो गया? वहाँ भी ऊँचाई पे निर्भर करता है क्योंकि पहाड़ों में भी क्या है, कुछ ऊँचाई पर है, कुछ घाटी वाले क्षेत्र हैं। वर्षा का माह मई से जून तक हल्की वर्षा होती है, लेकिन यह कम होती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, ये हमको जानना ज़रूरी है पर क्योंकि हम उससे भौगोलिक संरचना के बारे में और उसके जलवायु के बारे में हमको जानकारी हो जाती है। वर्षा की मात्रा वृहद हिमालयी क्षेत्र में 40 से 80 सेंटीमीटर, मध्य हिमालयी क्षेत्र में 80 से 120 सेंटीमीटर, दून और मध्य हिमालय के क्षेत्रीय ढालों में 120 से 200 सेंटीमीटर और शिवालिक, भाबर, तराई क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो आप इसको पढ़ें क्योंकि जो है उत्तराखंड की जलवायु के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ से समशीतोष्ण, शीतोष्ण प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला देखेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। 6 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। उपोष्ण जलवायु क्षेत्र 900 मीटर तक। यह क्षेत्र गर्म और आर्द्र होता है। उपोष्ण गर्म और आर्द्र होता है। गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र 900 से 1800 मीटर तक। यह क्षेत्र समशीतोष्ण होता है, मतलब बहुत हल्की मात्रा में ठंडा होता है लेकिन गर्मी ही समझो इसको भी। शीत शीतोष्ण यह क्षेत्र ठंडा होता है। 1800 से लेकर 3000 मीटर तक ये क्या होता है, ठंडा होता है। अल्पाइन जलवायु क्षेत्र यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है। ये क्षेत्र समुद्र तल से 3000 से 4200 मीटर तक की ऊंचाई पर होते हैं। हिमालयी जलवायु क्षेत्र 4200 मीटर से ऊपर, यह क्षेत्र हिमाच्छादित होता है, मतलब यहाँ हिम होती है, मतलब हमेशा बर्फ रहती है, तो ये वो क्षेत्र है। शीत शुष्क जलवायु क्षेत्र 2500 से 3500 मीटर, यह क्षेत्र शुष्क और ठंडा होता है। ठीक, तो ये 6 प्रकार से बांटा गया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसमें से आप जो इम्पोर्टेंट हैं आप इनको देखिएगा क्योंकि अक्षांश देशांतरी विस्तार पूछता है पेपर में कभी-कभी। उसके बाद हम अगले देखेंगे नदी तंत्र के बारे में। तो आप सभी को जैसे पता है उत्तराखंड में बहुत सारे नदी तंत्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला है हमारा गंगा नदी तंत्र। मुख्य नदी गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। ठीक, आपको पता होगी भागीरथी कहते हैं और देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो उसके बाद हम इसको गंगा नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, मंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा और बिसेन गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो आपका इसमें परीक्षा में जो है पेपरों में आपसे इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर ये पूछा जाता है और इसका जो संगम होता है, मतलब ये जहाँ पर मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा से, तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ-साथ इसकी सहायक नदियों से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है इसमें लगभग। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊँ मंडलों में फैला हुआ है। यह नदी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आप सभी को पता है। तो परीक्षा की दृष्टि से इसमें प्रश्न बनते हैं। अगला देखेंगे। अगला है हमारा यमुना नदी तंत्र। मुख्य नदी यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, आप लोगों को पता ही है। और प्रमुख सहायक नदियाँ सिंध, हिंडन, बेतवा, केन और चंबल, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। विशेषताएं क्या हैं? यमुना नदी का जल ग्रहण क्षेत्र उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित है। यह नदी भी धार्मिक महत्व रखती है और कई तीर्थ स्थलों से जुड़ी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारा यमुना नदी तंत्र से। गंगा नदी तंत्र से एक बात और है कि उत्तराखंड राज्य में 96 किलोमीटर इसका प्रवाह का क्षेत्र है। ठीक हो गया गंगा नदी तंत्र का। अगला है दोस्तों अलकनंदा नदी तंत्र। तो मुख्य नदी अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ के पास अलकनंदा अलकनंदा ग्लेशियर इसमें ऐसे दे रखा है, लेकिन इसका होता है असली में सतोपत। सतोपंथ आपने शिखर का नाम सुना होगा, तो वहीं पर संतोपत ग्लेशियर है उससे। और अलकापुरी बांक हिमनद दो है इस दर पर। तो यहाँ पर से इसका क्या होता है, उद्गम स्थल है। ठीक हो गया। और प्रमुख सहायक नदी धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी, तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। इसके अलावा लक्ष्मण गंगा भी इसकी है, नबालिका भी है और विरथी एक नदी है, वो भी इसकी सहायक नदी है। ठीक हो गया। विशेषता
अलकनंदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र गढ़वाल मंडल में स्थित है। यह नदी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसके कई तीर्थ स्थलों से जुड़ी हुई है। चलो ये ठीक हो गया। अगला देखेंगे हम काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र को, जो काली नदी है, उसको शारदा तंत्र के नाम से जाना जाता है। मुख्य नदी काली नदी का उद्गम स्थल काली गंगा ग्लेशियर, इसमें भी ऐसे ग्लेशियर, तो काली गंगा ग्लेशियर ही इसमें लिखा है क्योंकि जहाँ से निकलती है वहाँ पे काला पानी नाम की जगह है जो इसके लिपुलेख के पास स्थित है, व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है, तो इसलिए इसको काली गंगा ग्लेशियर नाम दिया गया है। प्रमुख सहायक नदी, इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं हमारी, इसमें तो काली नदी प्रमुख सहायक नदी, काली गंगा, काली नदी, इसमें टाइप गलत हो गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हमारी जो काली नदी की आती हैं, वो आती है कुंठी आंगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां होती हैं। ठीक है। और इसकी काला पानी से टनकपुर तक की इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर लंबी है। तो ये हो गई इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी के बारे में विशेषता। इसकी काली नदी का जल संग्रहण क्षेत्र कुमाऊं मंडल में स्थित है, पिथौरागढ़ के जिले में, आपने देखा होगा। यह नदी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे कई तीर्थ से जुड़ी हुई है। ठीक हो गया। अगला देखेंगे रामगंगा नदी तंत्र। रामगंगा जो है, रामगंगा नदी है, अब ये भी दो प्रकार की है एक हिसाब से, क्योंकि हमारी एक पूर्वी रामगंगा आती है और एक क्या आती है, पश्चिमी रामगंगा आती है, जो पौड़ी टिहरी में है, और ये हमारी कुमाऊं क्षेत्र में आती है, पूर्वी रामगंगा। तो अगर पूर्वी रामगंगा की बात करें तो पोंटिंग ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है। ये रामगंगा ग्लेशियर लिखा है लेकिन पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक हो गया। और रामेश्वर तक ही जाती है। और जो हमारी पश्चिमी रामगंगा है, वो दूधाधौली पर्वत श्रृंखला आपने सुना होगा, तो वहां से वो निकलती है। ठीक हो गया। रामगंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कुमाऊं मंडल में, तो यहाँ कुमाऊं मंडल की बात कर रहा है, तो ये पूर्वी रामगंगा है। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। और पश्चिमी की बात करी तो हमने, वो दूधातोली से। ठीक हो गया। तो ये है। ठीक है। तो ये हो गया। अगला हम देखेंगे झीलों के बारे में, जो हमारे झील है। तो पहला आता है हमारा अ, नैनीताल झील, जो विश्व विख्यात है एक हिसाब से, क्योंकि नैनीताल और भीमताल जो है, ये प्रमुख झीलों में आते हैं हमारे उत्तराखंड की। तो नैनीताल तो एक झीलों का शहर कहा जाता है नैनीताल को। ठीक हो गया। विशेषता, नाशपाती के आकार की यह झील नैनीताल शहर में शहर के केंद्र में स्थित है और इसे सरोवर नगरी का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। तो आपको पता ही होगा कि आप गए भी होंगे, क्या पता, बहुत लोग तो नैनीताल। तो ये एक ऐसे कुछ ऐसे आकार में बनी हुई है, सी आकार टाइप का है उसका कहने को। तो इस टाइप से नैनीताल झील बनी हुई है। कभी जाइएगा तो देखिएगा, बहुत अच्छा नज़ारा है उधर का। तो ये इम्पोर्टेंट बनती है और ये प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक हो गया। अगली है भीमताल झील। ठीक। स्थान नैनीताल में अंतर्गत आती है। विशेषता, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ये इसमें एक पॉइंट बन जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह है नैनीताल झील, जिसके मध्य में एक टापू स्थित है। ठीक हो गया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक विशेषता के आधार पर बताया गया है। तो अगली हमारी नौकुचिया ताल, ये भी नैनीताल में आती है। स्थान इसका नैनीताल जिला है। 9 कोनों वाली इस झील की गहराई लगभग 40 मीटर है, जो इस क्षेत्र की सबसे गहरी झीलों में से एक बनाती है। तो इसकी विशेषता में बताया गया है। इसके बाद अगली आती है सात ताल, ये भी नैनीताल में है। ठीक हो गया। तो इसकी विशेषता है 7 आपस में जुड़ी हुई झीलों का समूह, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको झीलों के नाम याद रखने हैं, उससे संबंधित जिला रखना है कि मतलब किस जिले में ये आती है। अगला देखते हैं रूपकुंड, तो ये चमोली जिले में है। विशेषता, उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित यह झील अपने किनारों पर पाए जाने वाले प्राचीन कंकालों के लिए कंकाल झील के नाम से भी जानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, कंकाल झील के नाम से किसे जाना जाता है, एक प्रश्न है, ऐसे बन सकता है। हेमकुंड झील, ये भी चमोली जिले में है। विशेषता, सिख धर्म के पवित्र स्थलों में से यह एक झील। यह झील 4329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके किनारे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें आता है क्वेश्चन कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस झील के किनारे है, या फिर ये झील किस गुरुद्वारे के किनारे, कुछ भी आपसे प्रश्न बना के पूछ सकता है। ठीक हो गया। सतोपंथ, सतोपंथ झील भी कहाँ है? हमारी चमोली जिले में है। त्रिकोणीय आकार की यह झील
बद्रीनाथ के पास स्थित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना जाता है। ठीक हो गया। अगला आता है हमारा डोडी ताल। यह है उत्तरकाशी जिले में। समुद्र तल से 3024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील अपने साफ पानी और आसपास की हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको झीलों के नाम याद रखने हैं और उससे संबंधित आप जिला याद रखिएगा। अगला है हमारा देवरिया ताल। रुद्रप्रयाग जिले में है। चौपता के पास स्थित यह झील चौखंबा पर्वत श्रृंखला के प्रतिबिंब के लिए जानी जाती है। मतलब एक पर्वत है जो हमारा चौखंबा पर्वत, तो इसकी जो पर्वत श्रृंखला है इसका जो प्रतिबिंब बनता है उस झील में बनता है। तो इसलिए इसलिए इसकी ये विशेषता है। ठीक हो गया। अगला है हमारा वासुकी ताल। ये रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ के पास स्थित यह झील धार्मिक महत्व रखती है। इसे नाग वासुकी का निवास स्थान माना जाता है। तो ये हो गई हमारी झीलें। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने 2-3 ही टॉपिक इसमें लिए हैं। आगे भी मैं अगले टॉपिक को इसमें बताऊंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने और आप बोर ना हो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताए हैं। आप परीक्षाओं में उसके आने की संभावना होती है। तो ये रहा उत्तराखंड भूगोल का। भौगोलिक स्थिति देखी हमने, नदी तंत्र देखे, झीलें देखी प्रमुख। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी इसमें बहुत सारे ग्लेशियर, बुग्याल और दर्रे इनसे संबंधित वीडियो मैं आगे को बनाऊंगा। तो धन्यवाद।